एक लड़की को देखा तो एपिसोड 52। रोहित की बेटी अमृत टैबलेट्स। अमनिका की मां ने अपने आविष्कार को यही नाम दिया था, अमृत टैबलेट्स। जैसे ही अनिका इन टैबलेट का नाम किशन मामा को बताने वाली थी, उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई, जिसमें उसकी माँ ने अनिका से कहा था, कभी लोगों पर भरोसा मत करना, कभी अपनी काबिलियत जाहिर मत करना, हमेशा ज़मीन से जुड़ी रहना और लोगों की नज़र में मत चढ़ना। चाहे कितना भी बड़ा काम करो, उस काम का यश कभी मत लेना। जैसे ही अनिका को अपनी माँ की यह बात याद आई, उसने किशन मामा से कहा, कुछ नहीं मामा, मैं एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में गई थी और वहाँ पर मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को नानी की परेशानी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे ये आई ड्रॉप्स और टैबलेट्स दी और कहा कि 7 दिन इनके सेवन से नानी की आंखें ठीक हो जाएंगी। तब मैंने भी सोचा, जब इतने सालों से हमने इतने डॉक्टर की ट्रीटमेंट ली है, तो इतनी दवाइयाँ नानी माँ पर ट्राई की हैं, तो फिर एक और ट्रीटमेंट ट्राई करने में क्या ही हर्ज था। इसलिए मैंने सोचा कि आई ड्रॉप्स और टैबलेट्स हमें भी नानी माँ पर ट्राई करनी चाहिए। जैसे ही शीला मौसी ने अनिका की ये बात सुनी, उनके गले में अचानक की आवाज़ आ गई। उन्होंने अपनी आवाज़ चढ़ाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की पक्का कहीं रास्ते में से ये दवाई उठा कर लाई है। ना तो इस दवाई के बारे में कुछ पता, ना ही नॉलेज, बस यूं ही कोई दवाई उठा कर लाई और माँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। ज़रा सोचो, अगर इसकी किए गए एक्सपेरिमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट होता तो इस उम्र में माँ की क्या हालत होती। मगर आप तो मेरी एक बात नहीं सुनते। शीला मौसी की ये बात सुनकर अंजलि मामी अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो शीला, चाहे जो भी हो, अनिका की दी हुई दवाइयों से मम्मी जी इतनी साल बाद फिर से देखने लगी है। उनकी आंखों की रोशनी वापस आई और यह हम सब के लिए खुशी का मौका है। इस बात के लिए हमें अनिका को थैंक्स कहना चाहिए। इससे पहले कि अंजलि मामी अपनी बात पूरी करती, शीला मौसी ने अपनी नाक चढ़ाते हुए अंजलि मामी से कहा, मैं इस लड़की को थैंक यू क्यों कहूँ? किस बात के लिए? मैं इस बात के लिए थैंक यू कि इसने जानबूझकर मेरी माँ की ज़िंदगी को खतरे में डाला। किस बात के लिए बोलूँ? तुम चाहती हो कि मैं इसे गले लगा लूँ, इसके पाँव छू लूँ, या फिर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम लोगों की तरह मैं भी इस पर ब्लाइंड फेथ रखने लगूँ और कह दूँ इससे तुम्हें जो करना चाहती हो मेरी ज़िंदगी के साथ करो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नानी माँ के पास चुपचाप बैठी अनिका ने बिल्कुल धीमी और पोलाइट आवाज़ में मौसी से कहा, नहीं मौसी, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मेरी माँ से माफ़ी मांगनी है। अनिका की बात सुनकर अचानक शीला मौसी को खांसी आने लगी। उन्हें अपनी चैलेंज याद आ गई, जिसमें अनिका ने उससे कहा था कि अगर वह नानी माँ का इलाज करने में कामयाब हो जाती है तो शीला को अपनी मरी हुई बहन स्वाति से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मगर ऐसा करना उसके ईगो को सबके सामने नष्ट करने देगा। इसलिए एक नया बहाना बनाते हुए शीला मौसी ने अनिका से कहा, किस बात की माफ़ी मांगूं मैं तुम्हारी माँ से? मेरी माँ की आँखों में रोशनी स्वाति की वजह से हो गई थी खराब। उस दिन से वह घर छोड़कर गई थी। सालों तक मेरी माँ ने उसके इंतज़ार में आंसू बहाए थे। हाइपरटेंशन और लगातार बहते आंसुओं की वजह से मम्मी की आंखों की रोशनी चली गई और अब तुम्हारे एक बेकार से एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये तो कुदरत का न्याय, माँ के कर्मों की और पापों की सज़ा का भुगतान बेटी ने कर दिया। अपनी बड़ी बहन की इंसल्ट सुनकर किशन मामा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने शीला मौसी को चिल्लाकर कह दिया, शट अप शीला, जस्ट शट अप। अचानक किशन मामा के मुंह से ऐसा सुनकर एक पल के लिए शीला मौसी को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा जिससे किशन ने आज तक कभी अपनी बड़ी बहन के सामने आंख उठाकर नहीं देखा, आज वह इस तरह शट अप कह रहा था। शीला मौसी ने किशन मामा को आंख दिखाते हुए कहा, किशन, तुम अपनी बड़ी बहन को इस तरह सबके सामने जलील कर रहे हो। 4 दिन पहले रास्ते से उठाकर जिस लड़की को लाए हो, उसकी वजह से तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ये बात सुनते ही किशन मामा अपनी जगह से खड़े होकर बोले, बस करो शीला, बहुत हो चुका। अनिका कोई रास्ते से उठाई हुई लड़की नहीं, मेरी बड़ी बहन स्वाति की बेटी है, हमारे खानदान की बेटी है, हमारे खानदान का खून है। और अगर इसकी बेइज्जती करोगी तो समझना कि तुम अपने मरे हुए बाप की बेइज्जती कर रही हो। अभी इसी वक्त स्वाति से माफ़ी मांगो अभी। किशन मामा के आखिरी शब्द पूरे बंगले में गूंजने लगे। शीला मौसी को एक पल के लिए डर लगा, मगर दूसरी पल उन्होंने अपनी अगली चाल चल दी। उन्होंने किशन मामा से कहा, ठीक है, आज तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मगर ये मत भूलना
कि जब स्वाति कंपनी और घर को छोड़कर भाग गई थी तब मैंने ही संभाला था सब कुछ, और अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, आकर संभाल लेना मल्होत्रा फार्मेसी। मैं आज से कंपनी की जिम्मेदारियों से अपना आपको फ्री करती हूँ। किशन मामा को विश्वास नहीं हो रहा था कि शीला मौसी इतना बड़ा कैसे कदम उठाने जा रही थी। अनिका की माँ के चले जाने के बाद शीला मौसी ने ही कंपनी की जिम्मेदारियाँ संभाली थी। उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्होंने कंपनी को बहुत संभालने की कोशिश की, मगर कहीं न कहीं तो इतनी सक्षम नहीं थी कि कंपनी को मार्केट में कोई स्थान दिला पाए। कंपनी बस चल रही थी पुराने गुडविल के सहारे। इतने सालों में मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट शेयर जुटा पाती थी, मगर आज शीला ने कंपनी छोड़ने की धमकी देकर सबको चौंका दिया था। किशन मामा शीला मौसी की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। मौसी को लगा कि अब बाजी उनके हाथ से गई थी। शीला मौसी ने किशन मामा की ओर आगे बढ़ते हुए कहा, कंपनी की एक्स डायरेक्टर होने के नाते मेरा एक सजेशन भी है कि एक काम करो, कंपनी की प्रेसिडेंस इसी अनिका को बना दो, एंड देन हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। कंपनी में वापस वही सब होगा जो आज से 25 साल पहले हुआ था। फिर एक लड़की खानदान का नाम और कंपनी का नाम मार्केट में डुबो देगी, और फिर अचानक एक दिन खानदान और कंपनी पर बदनामी का दाग लगाकर किसी के साथ भाग जाएगी, या शायद किसी को छोड़कर भाग जाएगी, जिसकी सज़ा हम आने वाले कई सालों तक भुगतते रहेंगे। इन सब के बावजूद बीते 25 सालों में मैंने जो जिम्मेदारी निभाई है, माफ़ी मांगना तो दूर की बात, अगर स्वाति मेरे सामने खड़ी होती तो मैं उसे एक तमाचा मार देती। जैसे ही शीला मौसी के मुंह से ये शब्द निकले, गालों पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। उस थप्पड़ में इतनी ताकत थी कि शीला मौसी कुछ देर के लिए कान भी बंद हो गए थे। थप्पड़ की गूंज जैसे कानों से थोड़ी कम हुई। शीला मौसी ने मुँह उठाकर देखा। किशन मामा के पास बैठी माँ गुस्से से तिलमिलाए उन्हें देख रही थी। नानी माँ ने कहा, बुढ़ी पार्वती मल्होत्रा के हाथों में अब भी इतनी जाने की रास्ता भटके अपने बच्चों को लाइन पर ला सके। ये कहते हुए अंजलि मामी का सहारा लेते हुए पार्वती मल्होत्रा अपने पैरों पर खड़ी हुई। धीमे मगर गुस्से से भरी आवाज़ में पार्वती मल्होत्रा ने अपनी बेटी शीला से कहा, अपनी बहन के बारे में बुरा बोलना बंद करो। वह ऐसा नहीं थी, और अब मैं इस घर में स्वाति की बुराई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। शीला मौसी का एक हाथ अभी भी उनके गाल पर था। उन्होंने अपनी आवाज़ चढ़ाते हुए कहा, मेरी आवाज़ तो थप्पड़ मारकर तुम बंद कर लोगी मम्मी, लेकिन जो बाहर बातें करते हैं उन सब का मुंह कैसे बंद करोगी? तुम्हें पता है लोग क्या क्या बातें करते हैं स्वाति के बारे में? तुम्हें पता है करण गुलेरिया के साथ क्या किया स्वाति ने? तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी तुम्हें आदत है आंखें मूंद कर स्वाति पर विश्वास करने की। लेकिन बदले में क्या मिला तुम्हें? उसने तुम्हारे साथ भी वही किया जिसने गुलेरिया के साथ किया, विश्वासघात। एक बहुत बड़ा विश्वासघात। बर्बाद कर दिया उसने करण गुलेरिया को। लोग आज भी बातें करते हैं स्वाति के दिए धोखे की। आमिर और नामचीन खानदान में हुआ सबसे बड़ा स्कैंडल है ये पिछले 20 सालों का, और यह सब लोग तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बस पता नहीं क्यों जिस बात पर पूरी दुनिया को विश्वास है उन तुम पर पर्दा डालना चाहती हो। थोड़ा परेशान होकर पार्वती मल्होत्रा ने किशन मामा के सहारे शीला से दूर जाते हुए कहा, हो सकता है स्वाति की कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा हो। मेरी बेटी किसी को धोखा नहीं दे सकती। अनिका के लिए अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानना बहुत एक बड़ा शौक था। अपनी माँ के सामने आते हुए शीला मौसी ने कहा, मगर उसने धोखा दिया और ये बात सब जानते हैं। हमने खुद स्वाति के बेडरूम में स्वाति और करण के लव लेटर देखे हैं, पढ़े हैं, फिर भी तुम इस बात से अनजान बन रही हो। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि जो कोई इतना प्यार करने के वाले इंसान को धोखा देकर अचानक चला जाए? अपने आप से झूठ बोलना बंद करो तुम सब लोग। शीला मौसी की इस बात को सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद साइलेंस ब्रेक करते हुए अनिका ने कहा, मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। यह कहकर अनिका कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर किशन मामा ने अनिका का हाथ पकड़ उसे रोक कर लिया और कहा, यह घर तुम्हारा है, तुम कहीं नहीं जाओगी। यह कहने के बाद किशन मामा ने शीला मौसी को और मुड़कर नहीं देखा। जब कोई कुछ नहीं बोला तो शीला मौसी समझ चुकी कि मल्होत्रा परिवार में अनिका को चुना है और उन्हें ठुकरा दिया था। जाने से पहले शीला मौसी ने सबसे कहा, तुम इस वक्त मुझे ठुकरा रहे हो जो मल्होत्रा फार्मेसी को बर्बाद करने के लिए शास्त्री
फार्मेसी तैयार बैठी है, ठीक है, अब कंपनी का जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। ये कहकर शीला मौसी बाहर जाने लगी। उन्हें लगा कि अभी पीछे से कोई आवाज़ आएगी और उन्हें रोक लेगी, मगर जब तक वे मेन डोर तक पहुंचती तब तक पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। शीला मौसी खुद ही रुक गई और चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम सब लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर। आज तक मैंने मल्होत्रा फार्मेसी को संभाला था, पिछले 20 साल से मैं उसे अकेले संभाल रही थी, और उसके बदले में तुम सब मेरे साथ क्या कर रहे हो, यह मैं भी देखती हूँ। कैसे बचाते हो तुम सब मिलकर मल्होत्रा फार्मेसी को, जिस कंपनी को बचाने के लिए मैंने दिन रात एक किए थे, आज से उसी कंपनी को बर्बाद करने के लिए शास्त्री फार्मेसी के साथ मिलकर दिन रात एक कर दूंगी। मल्होत्रा परिवार को धमकी देते हुए शीला मौसी अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। अंजलि मामी पार्वती मल्होत्रा को फिर से बेड पर लेटाते हुए कहने लगी, मम्मी जी, शीला 50 की उम्र पार कर चुके, मगर फिर भी ना, क्यों जाने उसका गुस्सा अभी भी वैसा ही जैसे 20 साल पहले था। क्या सचमुच मल्होत्रा फार्मेसी बर्बाद कर देगी? इस बात का टेंशन किशन मामा को भी जरूर था। वह एक बहन को अच्छी तरीके से जानते थे। एक बार उसने किसी पर गुस्सा आ जाए तो फिर उस इंसान को जब तक अपनी हार का बदला नहीं लेती तब तक चैन से नहीं बैठती। मगर इस वक्त किशन मामा को शीला की चुनौती से ज़्यादा कल्याण शास्त्री फार्मेसी का डर था। कल्याण शास्त्री का मार्केट अमृत टेबलेट के आने से इतना बढ़ चुका था कि फार्मेसी का मार्केट शेयर पूरी तरह खत्म हो गया। इस वक्त मल्होत्रा फार्मेसी को ज़रूरत थी अमृत टैबलेट जैसी एक आविष्कार, जो ना सिर्फ मार्केट शेयर में इंक्रीमेंट कर देती बल्कि अगर कंपनी की गुडविल को भी ऊपर ले आती। अपने मामा मामी को टेंशन में देखते हुए अनिका ने कहा, मामा क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? किशन मामा ने अंजलि के सर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम इन सब से दूर रहो, रिया के साथ घर पर ही कंपनी क्या करना है मैं वो देख लूँगा। ये कहकर कमरे में चले गए। दरअसल कल्याण मार्केट जिस अमृत टैबलेट की वजह से बढ़ने वाला था वो उसकी माँ ने बनाई हुई फार्मूला का ही नतीजा था। अनिका जिस फार्मेसी के अलग अलग जड़ी बूटियाँ कंपोजिंग से दवाई और आई ड्रॉप बनवाए थे, वह फार्मेसी कल्याण शास्त्री की फार्मेसी रिटेल शॉप थी। मारवा इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस। मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हेड ऑफिस दिल्ली के एक पॉश इलाके में स्थित 2 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ मारवा इंडस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बनाई गई थी, और इसके टॉप फ्लोर पर मारवा ग्रुप के हेड की कैबिन थी। इस फ्लोर पर रोहित मारवा के अलावा सिर्फ उसके सेक्रेटरी चिराग मेहता और फिर खुद मारवा इंडस्ट्रीज के सीनियर एडवाइज़र और रिटायर्ड चेयरपर्सन यानी कि रोहित के दादा ध्यानचंद मारवा ही रहते थे। टॉप फ्लोर पर सनी रोहित से मिलने के लिए वेटिंग लाउंज में वेटिंग कर रहा था। सनी इस बात से अभी भी गिल्ट में था कि उसने रिया और आर्यन की सच्चाई अपने भैया से छुपाई थी। उसने अब दादी माँ का ऑपरेशन भी हो गया था। सनी को लगा कि अब रोहित को सब सच बता देना चाहिए। जैसे ही चिराग ने रोहित की कैबिन का दरवाज़ा खोला, सनी दौड़कर अंदर चला गया और अपनी आलीशान डेस्क पर बैठे रोहित के पास आकर कहा, रोहित भैया, आपको एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता।